सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे यूनिट 5 ऑफ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही जेन्युइन सी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाह रही हूँ कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो मेरे से डीबीएमएस के लेक्चर्स लाने के लिए। टाइमिंग नहीं थी, टाइम बहुत ज़्यादा कम था, डीबीएमएस के लेक्चर्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे, नोट्स बनाने में भी टाइम लगा, बट एनी हाउ आप लोगों की डिमांड थी तो मैं लेकर आई हूँ डीबीएमएस के लेक्चर्स। आप लोगों को बहुत जल्दी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। इफ़ यू गाइज नीडेड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स की अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट यस, ताकि मैं एग्ज़ाम से पहले उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को आप लोगों के सामने ला पाऊँ। अगर आपको ज़्यादा ही नीड है उस चीज़ की तो कमेंट करो यस, ताकि मेरे को पता चल पाए और मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, एग्ज़ाम से पहले वो चीज़ कवर अप हो पाए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अब हम कवर अपनी यूनिट 5 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल क्या है? हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो कि साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस को देखता है। मतलब अगर हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं एक साथ चल रही हैं तो उन चीज़ों को ये मैनेज करेगा। यूनिट 4 में भी हमने कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ा था, एक छोटा सा टॉपिक हमारा आया था डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी सिस्टम्स में, हमने देखा था कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है। सो कंकरेंसी कंट्रोल को हम वही बोलते हैं जब हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ चल रही होती हैं, साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन चल रही होती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना, उन ट्रांजैक्शंस के बीच में कंसिस्टेंसी को देखना, इंटीग्रिटी देखना कि भाई हमारे रूल्स तो वायलेट नहीं हो रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी बनी पड़ी है या फिर नहीं बनी पड़ी है, उसी टेक्निक को हम बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। तो ये क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है जो कि अराइज होती हैं जब हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आ रही होती है। मान लो हमारे पास 3-4 ट्रांजैक्शंस एक साथ चल रही हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेटा की कंसिस्टेंसी को बना के रख रहा है, इंश्योर कर रहा है कि भाई हमारा जो डेटाबेस है वो बिल्कुल रिलायबल रहे, उसकी स्टेट बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास डेटा रहे। आइसोलेशन रखता है, मतलब हमारी जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो किसी को विजिबल ना हो, हमारी जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल एड्रेस है वो किसी यूज़र को ना दिखे। फिर रिसोर्स शेयरिंग होती है, मल्टीपल रिसोर्सेज अगर हमारी मल्टीपल यूज़र्स उसे यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें रिसोर्सेज में प्रॉब्लम नहीं हो रही, वहाँ पर जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो पा रही है। प्रिवेंशन ऑफ एनोमलीज प्रिवेंट होती हैं, जैसे कि हमारा लास्ट अपडेट हो गया, डर्टी रीड हो गया, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को ये अवॉइड करता है, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स इन सारे इश्यूज़ को नहीं आने देता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। अब कंकरेंसी की प्रॉब्लम क्या होती है? अब हमने कंकरेंसी कंट्रोल तो देख लिया, लेकिन कंकरेंसी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन चले जा रही हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंकरेंसी प्रॉब्लम कब अकर होती है? जब हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली एक जगह पर आ जाती हैं, इंटरैक्ट करती हैं सेम डेटाबेस पे, अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट आउटकम्स लेकर आती है। उन्हें ही हम बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम्स या फिर कंकरेंसी प्रॉब्लम्स। तो कौन-कौन सी कुछ बहुत सारी कॉमन कंकरेंसी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली कॉमन कंकरेंसी प्रॉब्लम हमारे पास आती है डर्टी रीड, या फिर हम इसे बोले टेम्पररी अपडेट। तो डर्टी रीड का मतलब क्या है? जब किसी ट्रांजैक्शन ने अनकमिटेड डेटा को पढ़ लिया है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत ही जो डेटा है हमारा एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, अनरिलायबल उसकी स्टेट हो जाएगी। तो हाउ विल प्रिवेंट दिस? अब इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? अगर हम अनकमिटेड डेटा को पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे रीड कमिटेड का। मतलब जब तक वो चीज़ कमिट नहीं हो जाती है तब तक उसे कोई रीड ना कर पाए, हायर लेवल ऑफ आइसोलेशन हम उसमें लगा दें या फिर लॉक लगा दें, लॉक्स का यूज़ करें हम यहाँ पर। एग्जाम्पल से समझते हैं डर्टी रीड क्या होता है। हमारे पास एक ट्रांजेक्शन थी, हमने रीड करा उसे, रीड करने के बाद हमने उसमें अपडेट करा, अपडेट करने के बाद हमने बोल दिया कि जो हमारी मनी है वो 100 थी, 500 हमने उसमें से निकाल लिया, अब हमारे पास 50 बचे। लेकिन ये जो ट्रांज़ैक्शन थी अभी हमने कमिट नहीं करी और हमने रोल बैक कर दी कि भाई ये जो ट्रांज़ैक्शन है अभी हम इसके बारे में श्योर नहीं है, हमने काट दी पूरी ट्रांज़ैक्शन। यहाँ पर इस प्रोसेस तक पहुँचने के बाद हमने पूरा अपना पे नहीं करा और हमने रोल बैक कर दिया।
ट्रांज़ैक्शन 2 क्या है? ट्रांज़ैक्शन 2 ने अनकमिटेड डेटा को रीड कर लिया। यहाँ पर ए जो थी हमारा 100 था, लेकिन इसने 50 रीड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो माइनस करने के बाद 50 बची थी, लेकिन यहाँ पर इसने 50 रीड कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इनकरेक्ट डेटा पढ़ लिया, लेकिन ये डेटा तो रोल बैक हो गया। रोल बैक होने के बाद ये तो ओरिजिनल स्टेटस की यहीं पर पहुँच गई, मतलब ए तो हमारा ओरिजिनली अभी 100 ही है, क्योंकि ये डेटा कमिट नहीं हुआ, इसने रोल बैक कर दिया। रोल बैक का मतलब ये चीज़ हमारी पूरी अबॉर्ट हो गई है। लेकिन इसने तो 50 पढ़ लिया है, इसने तो बिल्कुल गलत डेटा पढ़ लिया है। पढ़ना इसे 100 था, इसे तो 100 पता होना चाहिए था कि डेटा 100 है, लेकिन इसने पढ़ लिया कि डेटा 50 है। तो दिस इज नोन एज योर डर्टी रीड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैंथर्न रीड। पैंथर्न रीड का मतलब क्या है? जब हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन है वो री एग्जीक्यूट हो रही है, सो अ ट्रांजैक्शन री एग्जीक्यूट अ क्वेरी एंड गेट अ डिफरेंट रिजल्ट सेट बिकॉज अनदर ट्रांजैक्शन हैज एडेड और रिमूव्ड रोज दैट मैचेस द क्वेरी क्राइटेरिया। तो ये क्या करती है, हमारी एक री एग्जीक्यूट हो गई है हमारी क्वेरी। यहाँ पर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जब हम कुछ ट्रांजैक्शन में चेंजेस कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को फेच कर रहे हैं, उसी टाइम पर ट्रांजैक्शन 2 ने अपनी कुछ अलग कमांड दे दी है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट जो है वो बिल्कुल गलत मिल पा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। हमने कमांड कुछ और दी थी, यहाँ पर कमांड में चेंजेस हो गए हैं और हमें आउटपुट कुछ और मिल पा रहा है। तो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग सीरियलाइजेबल आइसोलेशन लेवल। हम इसे प्रिवेंट करते हैं बाय यूजिंग सीरियलाइजेबल आइसोलेशन लेवल। तो पैंथर्न रीड का एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी, हमने उसे रीड करा। हमने बोला कि सेलेक्ट फॉर ऑल वेयर सैलरी जो है हमारी 50,000 से ज़्यादा है। तो हमारे पास तब तक 2 रोज़ थी, एम्प्लॉयी 1 और एम्प्लॉयी 2। तो हमें बताना था इन दोनों रोज़ में एम्प्लॉयी 1 और एम्प्लॉयी 2 में उन एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट करना है जिनकी 5,000 से ज़्यादा सैलरी है। लेकिन वहीं पर एक ट्रांज़ैक्शन 2 आती है जिसने एम्प्लॉयी 3 डाल दिया और इसकी सैलरी 6,000 डाल दी। अब इसकी सैलरी 6,000 हो गई, मतलब 5,000 से तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर था सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर इसके हिसाब से तो 2 ही कॉलम थे एम्प्लॉयी 1 और एम्प्लॉयी 2 के, लेकिन ट्रांज़ैक्शन 2 ने एम्प्लॉयी 3 भी डाल दिया। अब ऑल का मतलब है ये सबको देखेगा, एम्प्लॉयी 1, एम्प्लॉयी 2, एम्प्लॉयी 3 तीनों चीज़ों को देखेगा और यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ये भी आ जाएगा। तो मतलब ये एम्प्लॉयी 3 को भी रिटर्न करेगा इनके साथ-साथ एम्प्लॉयी 1 और एम्प्लॉयी 2 के साथ। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पैंथर्न रीड। नेक्स्ट इज योर लॉस्ट अपडेट। लॉस्ट अपडेट का मतलब क्या है? 2 ट्रांजैक्शन है एक साथ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं और एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को ओवरराइट कर देती है। तो इसे देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी, तो ट्रांजैक्शन में हमें ए अपडेट करना है। तो मतलब ए हमारा ओरिजिनली 100 है, हमने 20 ऐड करा 120 हो गया, तो हमने लिख दिया 120। ट्रांजैक्शन 2 है, इसने भी रीड करा 100 है, यहाँ पर इसने क्या करा, इसने 30 माइनस कर दिया। अब ये हो गई 70, मतलब 120 थी और इसने ऐसे कर दिया 70। इसने 120 को कर दिया ओवरराइट और यहाँ पर ये हमारे हो गया 70। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? एक अपडेट हमारी लॉस हो जाती है और इनकरेक्ट रिजल्ट हमें मिल पाते हैं। प्रिवेंशन क्या है? हम लॉक का यूज़ करें या फिर सीरियलाइजेबल आइसोलेशन लेवल का यूज़ करें। आइसोलेशन लेवल लगा दे कि भाई जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक कोई और यूज़ नहीं कर सकता इसे, तब तक कोई रीड भी नहीं कर सकता इसे, या फिर लॉक्स का यूज़ करें। नेक्स्ट इज योर डेडलॉक। अब डेडलॉक तो बहुत अच्छे से आपने यूनिट 4 में समझा ही है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब 2 ट्रांजैक्शंस या 2 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ने किसी रिसोर्स को होल्ड करके रखा होता है और वो दूसरे रिसोर्स की डिमांड कर रही होती हैं, जो दूसरे रिसोर्स मतलब एक ऐसे लूप में फँस जाती है, एक इनडेफिनिट लूप में फँस जाती हैं, जहाँ पर वो ना ही अपने रिसोर्सेज़ को लीव कर रही हैं और ना ही उन्हें वो रिसोर्स मिल पा रहा है जिसकी वज़ह से वो फर्दर एग्ज़ीक्यूशन करें। तो यहाँ पर एक इनडेफिनिट लूप हमारा क्रिएट हो जाता है। एक ऐसी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है जहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो हमारी हॉल्ट नहीं हो पाती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो पूरे प्रोसेस को सही से मतलब ट्रांज़ैक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ट्रांज़ैक्शन हमारी प्रोसीड नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो सकता है। सिस्टम फेलियर के यहाँ पर चांसेस आ जाते हैं। तो अब इसे फेल कैसे करना है, इसे प्रिवेंट कैसे करना है? प्रिवेंट करने के लिए हमें डेडलॉक डिटेक्ट करना पड़ेगा। डेडलॉक डिटेक्ट करने के बाद हमें सारी नेसेसरी मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे, जो भी हमने पीछे रिकवरी टेक्निक्स पढ़ी थी डेडलॉक्स की, एग्जाम्पल टाइम आउट या फिर रिसोर्स ऑर्डरिंग। सो नेक्स्ट इज योर रीजन फॉर कंकरेंसी प्रॉब्लम। अब कंकरेंसी प्रॉब्लम का रीजन क्या हो सकता है? हमारा प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ट्रांजैक्शंस के बीच में। साइमल्टेनियसली एक्सेस टू द सेम डेटा आइटम्स, बार बार सेम डेटा आइटम्स को उसे एक्सेस करना है, लॉक नहीं लगा रखा हमने, ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं बिना लॉक के।
दूसरी ट्रांज़ैक्शन तो आके एब्रप्ट करेगी अगर हम लॉक का यूज़ नहीं करेंगे। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हमारे कंकरेंसी कंट्रोल में? वी यूज़ लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स टू अचीव आइसोलेशन, ताकि हमारी आइसोलेशन बनी रहे। मतलब एक अगर यूज़र ट्रांज़ैक्शन में चेंजेस कर रहा है तो दूसरा यूज़र उस चेंज को ना कर पाए जब तक ट्रांज़ैक्शन 1 उसे कंप्लीट ना कर पाए। तो मतलब एक आइसोलेशन लेवल बना रहे, ट्रस्ट बना रहे यूज़र्स के बीच में। Isolation ensure that the transactions are executed in such a way that their effects are not visible to another। तो isolation क्या ensure करता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो इस तरीके से बनी रहे कि मतलब उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे यूजर को विजिबल ना हो, जब तक वो उस चीज को कमिट ना कर ले, जब तक वो बोल ना दे कि हाँ आई हैव कमिटेड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। इफ द ट्रांजेक्शन 1, अगर एक पहले ट्रांजेक्शन 1 आई है, ट्रांजेक्शन 1 उस काम को कर रही है, तो ट्रांजेक्शन 2 को वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। और जो चेंजेस ट्रांजेक्शन 1 में हो रहे हैं तब तक वो उस चीज को कमिट ना कर दे, तब तक ट्रांजेक्शन 2 उस चीज को एग्जैक्ट रीड नहीं कर सकती है। सो लॉकिंग ऑपरेशन ट्रांजेक्शंस क्या करते हैं, हमारे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं परफॉर्मेंस को, रीड राइट ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के मेन लॉक्स होते हैं, वैसे तो और भी तरीके के हैं, हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन लॉक्स हैं हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं। पहला लॉक हमारे पास आता है शेयर्ड लॉक। तो शेयर्ड लॉक क्या करता है, राइट को प्रिवेंट करता है लेकिन रीड ऑपरेशन अलाउ करता है। मतलब अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 1 ने रीड करा डेटा और कुछ राइट करा, तो ट्रांजेक्शन 2 उस डेटा को रीड ही कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, ओवर राइट हो जाएगा, क्योंकि वो तो उस डेटा को रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता। तो इस लॉक को हम शेयर्ड ओनली लॉक भी बोलते हैं। तो इसका वही एग्जांपल है, अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन रीड द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हमारी जो बैंक अकाउंट होते हैं उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता जब तक लॉक हमारा रिलीज ना हो जाए। सो मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन होल्ड अ शेयर्ड लॉक ऑन द सेम डेटा आइटम्स। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन शेयर्ड लॉक को होल्ड करके रख सकती है एक डेटा आइटम्स के ऊपर। इसका सिंबल क्या है, हमारा एस सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट इज योर एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक का सिंबल क्या है, हम एक्सक्लूसिव लॉक के लिए यूज करते हैं एक्स। तो ये दोनों ही चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, मतलब ना ही जो दूसरी ट्रांजेक्शन है ना ही वो रीड कर पाएगी, ना ही वो राइट कर पाएगी, ना ही जो हमारी शेयर्ड लॉक वाली चीज़, जो हमारा शेयर्ड लॉक था वो अलाउ करता था कि भाई आप रीड तो कर सकते हो लेकिन राइट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है, ना ही हम रीड कर सकते हैं ना ही हम राइट कर सकते हैं जब तक हमारा लॉक रिलीज नहीं हो जाता। तो दिस लॉक इज यूज फॉर एक्सक्लूसिव एक्सेस, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक लॉक ना हट जाए। सो ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन होल्ड एन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन डेटा आइटम्स। तो एक ही ट्रांजेक्शन होल्ड करके रख सकती है एक्सक्लूसिव लॉक को। जो शेयर्ड लॉक था वहां पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन शेयर्ड लॉक लगा सकती थी एक डेटा आइटम्स के ऊपर, लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन लगा सकती है लॉक। सो नाउ लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कि अगर एक ट्रांजेक्शन ने शेयर्ड लॉक लगाया तो दूसरा ट्रांजेक्शन भी शेयर्ड लॉक लगा सकता है। अगर एक ट्रांजेक्शन ने शेयर्ड लॉक लगाया तो दूसरा एक्सक्लूसिव, ये शेयर्ड और एक्सक्लूसिव साथ में नहीं आ सकते हैं। एक्सक्लूसिव और शेयर्ड साथ में नहीं आ सकते हैं बिकॉज शेयर्ड अलाउ करता है रीडिंग ऑपरेशन, लेकिन एक्सक्लूसिव दोनों को ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव भी साथ में नहीं आ सकते हैं। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमारे पास पहला प्रोटोकॉल आता है सिंपल लॉक प्रोटोकॉल। तो सिंपल लॉक प्रोटोकॉल क्या करता है, सारे ही आइटम्स पर लॉक लगा देता है। जितने भी हमारे पास डेटा आइटम्स है सारे के सारे आइटम्स पर लॉक लग जाएगा। सो अ ट्रांजेक्शन एक्वायर लॉक्स ऑन ऑल द डेटा आइटम्स इट नीड टू मॉडिफाई बिफोर परफॉर्मिंग एनी राइट ऑपरेशन। तो राइट ऑपरेशन करने से पहले सारी ट्रांजेक्शन्स पर लॉक लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक हम लॉक को रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी हम लॉक को रिलीज कर देंगे। तो कहाँ पर हम यूज करते हैं इसे, जब हमारे पास कास्केडिंग रोल बैक्स आते हैं या फिर डेडलॉक वाली कंडीशन आती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन थी T1, इसे बैंक अकाउंट अपना अपडेट करना था और ट्रांजेक्शन 2 में इसे रीड करना था बैलेंस को। तो ट्रांजेक्शन 1 ने क्या करा, पहले लॉक लगाया, लॉक लगाने के बाद अपडेट करा, अपडेट करने के बाद रिलीज करा। ट्रांजेक्शन 2 को सिर्फ रीड करना था डेटा, इसे अपडेट नहीं करना था, लेकिन फिर भी इसे इतनी देर वेट करना पड़ा जब तक ट्रांजेक्शन 1 अपना पूरा काम खत्म करके नहीं आ पाई, लॉक इसका रिलीज नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या है, ट्रांजेक्शन 2 को बहुत ज़्यादा T2 को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास लॉकिंग प्रोटोकॉल जो आती है वो है प्री क्लेमिंग लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो प्री क्लेमिंग लॉकिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या
है, जिन-जिन चीज़ों को उसे एक्सेस करना है उन चीज़ों को पहले से बता देगा कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। अगर ये आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं तो हमें बता दो, हम इन चीज़ों पर लॉक लगा देंगे। तो ये क्या करता है, प्री क्लेमिंग, मतलब पहले से रिक्वेस्ट माँग रहा है, पहले से पूछ रहा है कि आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर दीज़ डेटा सेट्स, तो प्लीज़ टेल मी कि ये चीज़ें फ्री हैं या फिर नहीं है। सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट्स फर्स्ट क्लेम ऑल द लॉक इट नीड्स फॉर डेटा आइटम्स इन्वॉल्व। तो क्लेम करने से पहले ये क्या करता है, ये पूछता है कि ये डेटा आइटम्स जो है इन पर मेरे को लॉक लगाना है, क्या ये अवेलेबल है। अगर वो डेटा सेट्स उसके पास अवेलेबल होते हैं तो उसे मिल जाते हैं, उन चीज़ों को वो लॉक लगा देता है। लेकिन अगर उसे नहीं मिलते हैं ये सारी जो सिचुएशन है हमारी, लॉक उसे ग्रांट नहीं होता है और जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो रोल बैक हो जाता है। वरना तो ये क्या करेगा, अगर इसे मिल गया वो सारे डेटा आइटम्स, तो ये क्या करेगा, लॉक लगाएगा, जैसे ही इसका काम खत्म हो जाएगा उस लॉक को रिलीज़ कर देगा। तो ये इसका यूज़ क्या है, थोड़ा-सा कम फ्लेक्सिबल है। कहाँ पर, जब हमारे क्योंकि हमें पहले से लॉक लगाना पड़ रहा है बिगिनिंग में। सो एग्ज़ाम्पल क्या है, अगर T1 को हमें अपडेट करना है, T2 को हमें रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो T1 रिक्वेस्ट करेगा अ राइट लॉक ऑन द बैलेंस सिस्टम ग्रांट T1 अपडेट बैलेंस। तो इसे क्या करना पड़ेगा, अगर इसे अपडेट करना है किसी डेटा को, तो उसे पहले से राइट लॉक बताना पड़ेगा कि भाई मुझे राइट लॉक लगाना है, तो अगर आप परमिशन देते हो तो मैं लगा पाऊँ। तो ठीक है, फिर इसके बाद अगर उसे ग्रांट हो जाता है वो लॉक, तो वो क्या करेगा, अपना अपडेट करेगा। अगर उसे जो भी लॉक है वो ग्रांट हो गया, अगर उसे वो डेट परमिशन मिल गई है, तो उस डेटा को अपडेट करेगा, उसके बाद लॉक रिलीज़ करेगा, तब T2 एक्वायर कर पाएगा। लेकिन अगर वो लॉक अनअवेलेबल हुआ, तो T2 रीड कर लेगा और T1 जो है वो रोल बैक हो जाएगा। T1 कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पर, T1 की जो अपडेशन है वो वेस्ट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डेडलॉक के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज योर टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या है, एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल है, जहाँ पर हम दो फेजेस का यूज करते हैं। पहला फेज हमारा आता है ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन हमारी लॉक्स को एक्वायर कर लेती है, मतलब कोई भी लॉक हमारा रिलीज नहीं हो रहा है इस फेज में। नेक्स्ट इज योर श्रिंकिंग फेज। अब श्रिंकिंग फेज क्या होता है, ट्रांजेक्शन जो है हमारी लॉक को रिलीज कर रही है। तो ग्रोइंग फेज में क्या हुआ, इसने लॉक को एक्वायर करा। श्रिंकिंग फेज में क्या करा, इसने लॉक को रिलीज कर दिया। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करती है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर भी डेडलॉक के चांसेस हैं, डेडलॉक आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, फेज 1 में इसने T1 ने एक्वायर करा, T2 ने क्या करा, रिलीज कर दिया। सो नो मोर लॉक एक्वायर, अब लॉक नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसे एक्वायर नहीं करना, इसने रिलीज कर दिया है लॉक। नेक्स्ट इज योर स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग क्या होता है, हमारा एक स्ट्रिक्टर वर्जन है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का। जो भी हमने टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल पढ़ा है उसी का ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वर्जन है। तो ये क्या इंश्योर करता है, इट मेक श्योर दैट द ट्रांजेक्शंस कीप द लॉक अंटिल इट्स कंप्लीटली फिनिश्ड एंड कमिटेड। तो ये इंश्योर करता है जो हमारी ट्रांजेक्शंस हैं उसने जो भी हमारा डेटा है काम खत्म होने के बाद ही लॉक को रिलीज कराया ना, काम खत्म होने से पहले तो लॉक को रिलीज नहीं कर दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखता है बहुत ज्यादा। तो ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, द ट्रांजेक्शन होल्ड्स ऑन इट्स लॉक एंड डज नॉट रिलीज देम अंटिल इट इज रेडी टू कमिट। वंस इट कमिटेड इट रिलीज द लॉक्स एट वंस। तो ये क्या करेगा, तो ये काम कैसे करता है, ट्रांजेक्शन चेक करती रहती है कि जो भी हमने अपडेशन करी है या फिर जो भी रीड राइट ऑपरेशन जो भी हमने करा है उस काम को क्या हमने कमिट कर दिया है। अगर कमिट नहीं हुआ है तो लॉक वहां से रिलीज नहीं होगा, जैसे वो चीज कमिट हो जाएगी लॉक हमारा रिलीज हो जाएगा। सो वाई इट इज यूजफुल, अब ये यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये कास्केडिंग रोल बैक्स को अवॉइड करता है। क्योंकि यहाँ पर जो लॉक है वो हमारा तभी रिलीज होगा जब हमारी चीजें कमिट हो पाएंगी। So by holding all the locks until commit, it ensures that no other lock will be, मतलब ये क्या करता है, एक cascading rollback को अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ देख रहा है कि हमारा जो लॉक है वो तभी रिलीज हो सकता है जब हम कमिट कर देंगे, वरना तो नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी T1 ने ट्रांसफर करे 200 रुपये फ्रॉम अकाउंट A टू B। T2 को रीड करना था बैलेंस ऑफ A। तो अब क्या होगा, स्टेप 1 क्या है, T1 ने लॉक एक्वायर करा, T1 ने लॉक एक्वायर कर लिया। T1 क्या करेगा, डेबिट करेगा फ्रॉम अकाउंट A एंड क्रेडिट 200 रुपीज टू अकाउंट B। तो मतलब अपने अकाउंट से 200 रुपए काटेगा और उसे उन 200 रुपए को अकाउंट B में भेज देगा।
T1 होल्ड्स ऑल द लॉक अंटिल इट कमिट। तो T1 के पास अभी तक सारे लॉक हैं जो उसने यहाँ पर एक्वायर करे थे, जब तक वो उस ट्रांजेक्शन को जो भी उसने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट करा उसे कमिट नहीं करता था। जैसे ही वो उस चीज़ को कमिट कर देगा तभी T1 के बाद से जो हमारे लॉक हैं वो रिलीज हो जाएंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है, कास्केडिंग रोल बैक्स को प्रिवेंट करता है। अगर T1 हमारा हाफ वे में फेल हो गया तो दूसरी ट्रांजेक्शन को इनकरेक्ट डेटा नहीं पता चलेगा, उसे करेक्ट डेटा ही पता चलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल या फिर टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, एक सीरियलाइजेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। हम क्या करते हैं यहाँ पर लॉक्स का यूज नहीं करते हैं, लॉक्स का यूज नहीं करते हैं अपनी, लेकिन हम ट्रांजेक्शन्स को बचाते हैं। कैसे, एक यूनिक टाइम दे देते हैं हम अपनी जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें एक यूनिक टाइम स्टैम्प दे देते हैं कि कब वो स्टार्ट होंगी, कब तक उनके पास रिसोर्स रहेंगे, कब तक वो काम कर सकती हैं। तो एक कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है हमारे पास। तो दो तरह की टाइम स्टैम्पिंग टेक्निक्स हमारे पास आती हैं। पहला आता है बेसिक टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल। तो बेसिक टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल से पहले हमें कुछ की टर्म्स पता होने चाहिए कि टाइम स्टैम्प क्या होता है। टाइम स्टैम्प क्या होता है, एक यूनिक टाइम हमने दे दिया है अपने सिस्टम के अंदर, मतलब जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसे एक यूनिक टाइम स्टैम्प हमने प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट इज योर रीड टाइम स्टैम्प। रीड टाइम स्टैम्प क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन दैट सक्सेसफुली रीड डेटा। एक लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प है हमारी किसी भी ट्रांजेक्शन का जो कि डेटा को रीड कर पा रहा है। नेक्स्ट इज योर राइट टाइम स्टैम्प। तो ये क्या है, हमारा एक लार्जेस्ट टाइम स्टैम्प है किसी भी ट्रांजेक्शन का जो कि सक्सेसफुली राइट कर पा रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन्स को। तो रीड रूल क्या है हमारा, अगर ट्रांजेक्शन जो है हमारा, रीड रूल क्या कहलाता है, अगर टाइम स्टैम्प हमारा ज़्यादा है तो वो रीड करेगा। अगर टाइम स्टैम्प हमारा कम हो गया, टाइम स्टैम्प हमारा कम है तो वो रोल बैक कर जाएगा। अगर टाइम स्टैम्प हमारा ज़्यादा है तो वो रीड करेगा और उस चीज़ को अपडेट करेगा। राइट रूल क्या कहलाता है, राइट रूल भी यही कहलाता है कि अगर इसका टाइम स्टैम्प कम है तो रोल बैक कर लेगा, और अगर इसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा है या फिर उतना ही है तो ये राइट करेगा चीज़ों को। मतलब टाइम स्टैम्प क्या है, हमारे पास दो टाइम स्टैम्प है। अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, तो हमने बोल दिया इसका टाइम स्टैम्प 1 है, इसका टाइम स्टैम्प 2 है। तो यहाँ पर क्या चीज़ चेक होगी, यहाँ पर चीज़ चेक होगी कि किसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा है। इसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा है तो मतलब पहले ये वाली चीज़, ये वाली ट्रांजेक्शन हमारे पास आएगी, इसमें सारे ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट इज योर स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो अभी हमने देखा बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, अब दूसरा आता है हमारे पास स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, एक बहुत उससे भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल है जो कि क्या इंश्योर करती है कि राइट ऑपरेशन बाय ट्रांजेक्शंस आर डीलेड अंटिल ऑल अर्लियर ट्रांजेक्शन है फिनिश्ड। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि जो हमारी राइट ट्रांजेक्शंस हैं वो सारी की सारी डिले हो जाएंगी जब तक हमारी पुरानी ट्रांजेक्शंस फिनिश नहीं हो पाई हैं। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में बेसिक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में क्या होता था, अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शंस हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन T1 है उसका और दूसरी ट्रांजेक्शन T2 है और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, मतलब T1 ने कुछ काम शुरू करा और फिर उसका टाइम स्टैम्प हो गया खत्म, T2 आती है हमारे पास, T2 का टाइम स्टैम्प शुरू हो जाता है लेकिन इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसका टाइम स्टैम्प खत्म हो गया और T2 अभी से एक्सेस कर रही है। तो ये क्या करेगा, T1 का काम वहीं बीच में छूट जाएगा और T2 से स्टार्ट करने लग जाएगा अपने काम को। लेकिन स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में क्या होता है, जो भी राइट ऑपरेशन हमारा चल रहा होता है, दूसरा टाइम, मतलब अगर उसका टाइम स्टैम्प भी खत्म हो गया है, दूसरा टाइम स्टैम्प स्टार्ट हो गया तो अपने काम को खत्म करेगा और दूसरी वाली जो ट्रांजेक्शन है वो वेट करेगी उस वाली ट्रांजेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, राइट ऑपरेशन बाय ट्रांजेक्शंस आर डीलेड अंटिल ऑल अर्लियर ट्रांजेक्शन आर फिनिश्ड। तो राइट ऑपरेशंस जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं जब तक हमारी पुरानी ट्रांजेक्शंस हमारी फिनिश नहीं हो पाती हैं। रीड ऑपरेशंस आर डिलेड इफ देयर इज पेंडिंग राइट ऑपरेशन। जो रीड ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे डिले हो जाते हैं अगर कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी पेंडिंग होती है बाय अर्लियर ट्रांजेक्शंस। सो वाई इट इज़ यूजफुल, अब ये बहुत ज़्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये कास्केडिंग रोल बैक्स को अवॉइड करती है। क्योंकि अगर हमारी कुछ प्रॉब्लम आ गई, बेसिक टाइम स्टैम्प में क्या चीज़ें हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी कि भाई अगर हमारे पास एक कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें बार बार रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन दूसरी के ऊपर डिपेंड है, दूसरी तीसरी ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो मल्टीपल रोल बैक्स होंगे। लेकिन यहाँ पर वेट कर रही है वो तब तक एक ट्रांजेक्शन हमारी खत्म नहीं हो रही, अपने राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जब तक वो राइट ऑपरेशन अपना खत्म नहीं कर पा रही है, तो जब तक दूसरा अगर टाइम स्टैम्प आ भी गया है, दूसरी ट्रांजेक्शन का टाइम स्टार्ट भी हो चुका है, तो उसे वेट करना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन के काम को खत्म होने के लिए। सो इट अवॉइड्स कास्केडिंग रोल बैक। ये क्या करता है, कास्केडिंग रोल बैक को अवॉइड करता है, जो कि हमारे बेसिक टाइम स्टैम्प में आ रहे होते हैं। एग्जाम्पल, टाइम स्टैम्प 1 राइट्स टू A
और दूसरी ट्रांजेक्शन जिसका टाइम स्टैम्प 2 है, इट वांट्स टू राइट्स टू ए, इसे भी ए में ही लिखना है, इसे भी ए में लिखना है, बट मस्ट वेट फॉर T1 टू कंप्लीट, लेकिन इसे T1 का वेट करना पड़ेगा, इसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा है। ये इसे प्रिंट भी कर सकता था अगर बेसिक का केस होता, लेकिन ये स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प का केस था, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये वेट करेगा जब तक T1 हमारा अपना राइटिंग ऑपरेशन को कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर देता है। सो नाउ व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्ट्रिक्ट। अब बेसिक और स्ट्रिक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है हमारा। पहला आता है डिलेड राइट। तो ये बेसिक हमारा अलाउ करता है डिलेड राइट को, लेकिन स्ट्रिक्ट हमारा अलाउ नहीं करता जब तक कमिट नहीं हो जाती है। कास्केडिंग रोल बैक हमारा पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रिक्ट में पॉसिबल नहीं है। रिकवरी हमारी it is not guaranteeing recovery, it is guaranteeing recovery. स्ट्रिक्ट शेड्यूल बेसिक में स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं होता, लेकिन स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। रिकवरी कॉम्प्लेक्सिटी हायर है, रिकवरी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लोअर है। सो नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ट्रांजेक्शन 1 जिसका टाइम स्टैम्प 1 है, ट्रांजेक्शन 2 जिसका टाइम स्टैम्प 2 है। आर वर्किंग ऑन बैंक अकाउंट बैलेंस। तो एक बैंक अकाउंट पर काम कर रहे हैं जिसका इनिशियल बैलेंस 500 रुपये है। तो अगर बेसिक टाइम स्टैम्प का केस है तो यहाँ पर क्या होगा, T1 का टाइम स्टैम्प है 1, तो ये क्या करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा। तो रीड टाइम स्टैम्प क्या है इसका 1, राइट टाइम स्टैम्प क्या है इसका 1। ट्रांजेक्शन 2 ट्राइज टू राइट 300 रुपीज़। अब ट्रांजेक्शन 2 को 300 रुपीज़ लिखने हैं, तो यहाँ पर हमारे क्या है, टाइम स्टैम्प जो है वो ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, तो ये अलाउ करेगा। T2 राइट कर देगा 300 को और अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स थी। पहली ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प 1 था, दूसरी ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प 2 था। तो पहली ट्रांजेक्शन का जो रीड टाइम स्टैम्प था वो भी 1 है, राइट टाइम स्टैम्प वो भी 1 है। दूसरी ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प 2 है, तो मतलब यहाँ पर टाइम स्टैम्प हमारे पास 2 है, लेकिन इसे 300 रुपये लिखने हैं, तो इसे बिल्कुल परमिशन मिल जाएगी 300 रुपये लिखने की, क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा था। तो जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा होता है उसके पास पहले प्रायोरिटी होती है, उसके पास पहले मौका होता है अपने काम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, जो बैलेंस है वो हमारा 300 हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज योर स्ट्रिक्ट। अब स्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल एक बार हम देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास सिमिलर वे में, मतलब वही ट्रांजेक्शन है, T1 के पास हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो 1 है, ट्रांजेक्शन 2 के पास टाइम स्टैम्प 2 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी रीड और राइट टाइम स्टैम्प हमारे पास होगा। तो T1 मस्ट कमिट बिफोर एनी ऑपरेशन फ्रॉम T2 कैन प्रोसीड। तो T2 का टाइम स्टैम्प ज़्यादा होते हुए भी T2 को वेट करना पड़ेगा जब तक ये कमिट नहीं कर देता। जैसे ये कमिट करेगा तभी T2 हमारा प्रोसीड कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, T2 का जो बैलेंस है वो 300 रुपये तभी हो पाएगा जब T1 कमिट कर देगा, तो उसी के बाद T2 कुछ चेंज कर पाएगा। नेक्स्ट इज योर वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल या फिर ऑप्टिमाइज्ड कंकरेंसी कंट्रोल। अब वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या करता है, हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स थे, अभी हम पढ़ रहे थे कंकरेंसी के प्रोटोकॉल। पहला प्रोटोकॉल हमने लॉक बेस्ड पढ़ा, जिसमें कि हमने काफ़ी टाइप्स के लॉक्स पढ़े, उनकी टेक्निक्स पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा टाइम स्टैम्पिंग, और जो तीसरा प्रोटोकॉल हमारे पास आता है वो यही है, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई अगर कंकरेंसी कंट्रोल की बात चल रही है, तो मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की बात चल रही है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हमें पता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगी होगी, लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स चल रही है लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमारी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है। सो इट डज नॉट यूज लॉक एंड अलाउ ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट। तो ये लॉक को यूज नहीं करता है और हमारी जो ट्रांजेक्शन्स है उन्हें एग्जीक्यूट करने देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर ये ना ही कोई लॉक को यूज़ कर रहा है, ना ही कोई टाइम स्टैम्प प्रॉपर दे रहा है। तो ये कैसे काम करता है, ये कैसे चेक करता है कि भाई जो चीज़ है यहाँ पर कंकरेंसी कैसे मेंटेन हो पा रही है हमारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हुए भी। तो ये एक वैलिडेशन फेज़ लगाता है, एक वैलिडेशन फेज़ होता है यहाँ पर, जब ये यहाँ चेक करता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसने कमिट कर दिया है या फिर नहीं करा है। अगर उसने कमिट करा होगा तो मतलब वो ट्रांजेक्शन हमारी वैलिड है, अगर उसने कमिट नहीं करा तो मतलब वो ट्रांजेक्शन हमारी इनवैलिड है।
So the idea is it allows transaction to execute freely and validate then before commit. तो ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है कि भाई अपना काम करो खुले में, तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसे चेक करूंगा। आई विल वैलिडेट इट बिफोर यू कमिट। तो क्या क्या हमारे फेजेस आते हैं, पहला फेज हमारा आता है रीड फेज। तो रीड फेज में क्या होता है, हमारा ट्रांजेक्शन रीड करता है डेटा आइटम्स को और परफॉर्म करता है कंप्यूटेशन को। आफ्टर दैट यहाँ पर रीड फेज में कोई भी चेंजेस नहीं होते डेटाबेस में, ये सिर्फ हमारी जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसे रीड करता है। ऑल राइट्स आर स्टोर्ड इन द लोकल बफर, सारे जो राइट होते हैं वो लोकल बफर में स्टोर हो जाते हैं। दूसरा फेज हमारे पास आता है वैलिडेशन फेज। वैलिडेशन फेज में क्या होता है, हमारा कमिट करने से पहले ये चेक करता है कि वो चीज वैलिडेट है या फिर नहीं है। कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर कंकरेंट ट्रांजेक्शन, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रही है यहाँ पर किसी और ट्रांजेक्शन्स के पास। अगर ये चीज पास हो जाती है, मतलब उसने वैलिडेशन फेज पास कर लिया, यहाँ पर कमिट करा है डेटा, कमिट करने के बाद उसने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रही है दूसरी ट्रांजेक्शन से, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा वो अलाउ कर देगा, मतलब पास हो जाएगा। वरना तो वो फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद क्या होगा, जो भी हमारी ये ट्रांजेक्शन जितना भी हमने अपडेट करा था वो सारी चीजें रोल बैक हो जाएंगी। तो ये क्या करता है, हमारे सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है। नेक्स्ट इज योर राइट फेज। अब राइट फेज क्या है, इट पासेस, if passes it write changes to database permanently, if fails aborted and restarted। तो राइट फेज में क्या होता है, अगर वैलिडेशन फेज में वो पास हो जाता है तो यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वैलिडेशन फेज में वो फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अबॉर्ट कर देंगे और रीस्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर टाइम स्टैम्प वैल्यू। उसके बाद क्या, राइट फेज में क्या होता है, फिर वो टाइम स्टैम्प लगा देता है। तो मतलब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो टाइम स्टैम्प के बेसिस पर काम करने लग जाती है। उसके बाद वैलिडेशन फेज हमारा स्टार्ट होता है। वैलिडेशन फेज स्टार्ट होने के बाद हम अपनी ट्रांजेक्शन को कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं अकर हो रही है। तो वैलिडेशन का टेस्ट क्या होता है, टी आई पास ओनली इफ। तो टी आई कब पास होगा हमारा, अगर टीजे ने कमिट करा होगा टी आई से पहले, मतलब अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है टी आई और टीजे, तो टी आई कब पास होगा, अगर टीजे ने पहले कमिट करा होगा टी आई से। तो मतलब अगर दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन ने काम करना है और दूसरे ट्रांजेक्शन को भी काम करना है, लेकिन उसने उसने तब दूसरी ट्रांजेक्शन ने तभी काम शुरू करा या फिर काम करा जब पहली ट्रांजेक्शन ने अपने काम को कमिट कर लिया है। टीजे फिनिश अप आफ्टर टीआई। तो अगर टीजे हमारी टीआई के बाद फिनिश हुई है तो टीजे फिनिशेस आफ्टर टीआई स्टार्ट्स। तो टीजे हमारी टीआई के स्टार्ट होने के बाद फिनिश हुई है, बट बिफोर टीआई वैलिडेशन एंड टीजे डज नॉट राइट एनी डेटा फ्रॉम एनी डेटा आइटम्स रीड बाय टीआई। तो वही सेम चीज है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। एडवांटेजेस क्या है इसके, कोई डेडलॉक नहीं होता, कंकरेंसी बहुत ज़्यादा होती है। गुड व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेयर। तो काफ़ी अच्छी होती है जब कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे रेयर होते हैं, कोई लॉकिंग का सिरदर्दी नहीं है यहाँ पर। डिसएडवांटेज क्या है कि रोल बैक बहुत ज़्यादा होते हैं, वैलिडेशन ओवरहेड इंक्रीज हो जाता है, ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो जाती हैं। एग्जाम्पल, T1 एंड T2 आर रनिंग टुगेदर, T1 राइट 6, तो T1 ने यहाँ पर कुछ लिखा, आफ्टर दैट T2 ने उस चीज को रीड करा। So if T2 validates after T1 wrote X, then T2 fails validation। तो अगर T2 ने वैलिडेट करा T1 के बाद, मतलब T1 के लिखने के बाद उसे वैलिडेट करा, तो यहाँ पर T2 फेल हो जाएगा। मतलब अगर T1 ने उस चीज को कमिट ही नहीं करा है जो उसने वो चीज लिखी है और T2 ने रीड कर लिया है, तो यहाँ पर वो चीज रोल बैक हो जाएगी क्योंकि उसने गलत चीज रीड कर लिया, बिकॉज इट रीडेड आउटडेटेड डेटा, क्योंकि इसने आउटडेटेड डेटा को पढ़ लिया जो कि अभी तक कमिट ही नहीं हुआ है। तो वो चीज यहाँ पर रोल बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर वैलिडेशन देखा जाता है। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन फेज एंड टू फेज कमिट। अब टू फेज कमिट और वैलिडेशन बेस के बीच में, वैलिडेशन फेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वैलिडेशन फेज का जो हमारा मेन पर्पस है वो है दैट इट मेंटेन्स कंकरेंसी विदाउट लुकिंग, कंकरेंसी को मेंटेन करके रखता है। इट इंश्योर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शंस को इंश्योर करता है। व्हाट आर इट्स फेजेस, अब इसके फेजेस क्या है, दैट इट रीड वैलिडेट एट नाइट। ये रीड करता है, वैलिडेट करता है, उसके बाद लिखता है। ये क्या करता है, हमारा प्रिपेयर करता है और उसके बाद कमिट कर देता है। सो कंकरेंसी क्या है हमारी वैलिडेशन फेज में, ऑप्टिमाइज है बहुत ज़्यादा, वैलिडेट कॉन्फ्लिक्ट एट द एंड, बाद में ही, मतलब लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स को चेक करता है, उसका वैलिडेशन फेज देखता है। ये हमारा परमिस्टिक है, ये हमारा ऑप्टिमिस्टिक था, तो ये हमारा परमिस्टिक है। यहाँ पर लॉक के बेसिस पर परमिशन मिलती है।
कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रिजॉल्व्ड एट वैलिडेशन। कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी वैलिडेशन पर रिजॉल्व हो जाती है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है अवॉइड हो जाती है लॉक लगाने से। सो व्हाट आर इट्स यूजेस? अब इसका यूज क्या है भाई? वैलिडेशन फेज कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर लो कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट होता है और यहाँ पर टू फेज कमिट हम यूज करते हैं जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज योर मल्टी ग्रेनुअलिटी। मल्टी ग्रेनुअलिटी से पहले हम देख लेते हैं ग्रेनुअलिटी क्या होता है हमारा। तो ग्रेनुअलिटी का मतलब होता है साइज ऑफ डेटा दैट कैन बी लॉक्ड इन अ डेटाबेस। मतलब कितना साइज हम अपने डेटाबेस के अंदर लॉक कर सकते हैं, कितना पोर्शन हम अपना डेटाबेस के अंदर लॉक कर सकते हैं। तो अगर स्मॉल लॉकिंग अ सिंगल रिकॉर्ड तो उसे हम बोलते हैं फाइन ग्रेन्ड। अगर हम ज़्यादा बड़ी लॉक कर रहे हैं, मतलब पूरे एक टेबल को लॉक कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन्ड। मतलब ग्रैनुअलिटी का मतलब क्या था कि कितना पोर्शन हम अपना डेटाबेस में लॉक कर सकते हैं, कितने पोर्शन के ऊपर हम लॉक लगा सकते हैं। तो अगर हम छोटे पोर्शन के ऊपर लॉक लगा रहे हैं, जैसे कि एक छोटा सा रिकॉर्ड है, तो उसे हम बोलेंगे फाइन रिकॉर्ड। या फिर हम पूरे एक टेबल के ऊपर लॉक लगा रहे हैं, हम बड़े चीज़ के ऊपर लॉक लगा रहे हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसे हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन्ड। तो मल्टी ग्रैनुअलिटी लॉकिंग क्या होता है? हमारा एक ऐसी लॉकिंग टेक्नीक है जो अलाउ करती है अलग अलग लेवल्स पर हम लॉक लगा पाए। तो अलग अलग लेवल्स पर लॉक लगाने की हमें परमिशन देती है, उसे ही हम बोलते हैं मल्टी ग्रैनुअलिटी लॉकिंग। एग्जाम्पल, हम डेटाबेस के ऊपर पूरा डेटाबेस के ऊपर लॉक लगा सकते हैं, किसी फाइल के ऊपर लॉक लगा सकते हैं, पेज के ऊपर, रिकॉर्ड के ऊपर या फिर किसी फील्ड के ऊपर। तो ये हमारा काम करता है एक हिरारिकल वे में। जैसे हमारा ट्री काम करता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वे में, एक हिरारिकल वे की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डेटाबेस था, डेटाबेस के अंदर हमारे पास एरियाज आते हैं, हर एरिया में हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स के अंदर पेजेस होते हैं, पेजेस के अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो हम हर एक लेवल पर अपने हिसाब से लॉक लगा सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सारी चीज़ों के ऊपर लॉक चाहिए तो हम पूरे डेटाबेस के ऊपर लॉक लगा देंगे। अगर हमें किसी फाइल के ऊपर लॉक चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक एरिया पे लॉक लगा देंगे, तो जितनी भी फाइल्स उसके अंदर कवर होंगी सारी फाइल्स के ऊपर लॉक लग जाएगा। अगर हमें सारे पेजेस के ऊपर लॉक लगाना है किसी फाइल के, तो हम पूरी फाइल के ऊपर लॉक लगा देंगे, उसके अंदर जितने भी पेजेस हैं सबके अंदर ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा सबके। अब मतलब सब चीज़ों को हमें एक्सप्लिसिटली लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके एक हायर लेवल पर हम एक लॉक लगा देंगे। सो हाउ डज इट वर्क्स? ट्रांजेक्शन लॉक एनी नोड। तो ट्रांजेक्शन जो है हमारी किसी भी नोड को लॉक कर सकती है। व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज नोड ऑल डिसेंडेंट्स आर इम्प्लिसिटली लॉक। तो मैंने वही चीज़ आपको बताई कि जब भी हम किसी भी नोड को लॉक लगाते हैं, तो उसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उसके जो नीचे वाले पोर्शंस होते हैं, नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, उसकी जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके ऊपर ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास मल्टी ग्रैनुअलिटी में हमारे पास आते हैं इंटेंशन लॉक। इंटेंशन लॉक हमारे पास होते हैं कुछ टाइप्स होते हैं इंटेंशन लॉक्स के, तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमारे पास होता है इंटेंशन शेयर्ड। तो इंटेंशन शेयर्ड का मतलब क्या है? शेयर्ड लॉक शेयर्ड लॉक एट लोअर लेवल। मतलब लॉक जो हम लगा रहे हैं लोअर लेवल पर लॉक लगा रहे हैं। इंटेंशन एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? ये हमारा लॉक को एक्वायर कर लेता है। हाँ, तो शेयर्ड लॉक क्या करता है? हमारा शेयर्ड लॉक लगा देता है लोअर लेवल पर। इंटेंशन एक्सक्लूसिव क्या करता है? हमारा एक्सक्लूसिव लॉक लगा देता है लोअर लेवल पर। अब शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक तो मैंने आपको पीछे भी बताया था। शेयर्ड लॉक क्या होता है? जब भी हमें शेयर्ड लॉक क्या करता है? हमारा रीड अलाउ करता है दूसरे ट्रांजेक्शन को, लेकिन राइट नहीं कर सकता। लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक क्या करता है हमारा? ना ही ट्रांजेक्शन टू, अगर ट्रांजेक्शन वन ने लॉक लगा रखा है, एक्सक्लूसिव लॉक लगा रखा है, तो ट्रांजेक्शन टू ना ही उसे रीड कर सकती है, ना ही उसे राइट कर सकती है। तो इंटेंशन लॉक्स क्या करते हैं? लोअर लेवल पर इन लॉक्स को लगा देते हैं। नेक्स्ट इज योर शेयर्ड लॉक। शेयर्ड लॉक मैंने अभी आपको बताया सिर्फ रीडिंग अलाउ करता है। एक्सक्लूसिव लॉक ना ही हमारा रीड अलाउ करता, ना ही हमारा राइट अलाउ करता। तो ये पूरे पे लॉक लगा देता है, राइट पर लॉक लगा देता है। सो नेक्स्ट इज योर शेयर्ड प्लस इंटेंशन एक्सक्लूसिव।
शेयर्ड प्लस इंटेंशन एक्सक्लूसिव क्या है हमारा? शेयर्ड लॉक एट अ नोड एंड वांट्स एक्सक्लूसिव लॉक एट अ लोअर नोड। तो इसका मतलब क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर नोड पर शेयर्ड लॉक लगा रहे हैं और किसी और लोअर नोड्स पर हम एक्सक्लूसिव नोड लगा रहे हैं। एग्जांपल, लॉकिंग अ टेबल फॉर रीडिंग ऑल रिकॉर्ड्स व्हाइल रिपीटिंग स्पेसिफिक वंस। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लॉक लगा रहे हैं पूरे टेबल पर ताकि हम रिकॉर्ड्स को इजीली रीड कर पाए। सो हेयर वी हैव अ लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। तो लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स हमारे पास है। तो लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स अगर आप एग्जाम्स में बनाकर आओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर्स में। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने जितने भी टाइप्स ऑफ लॉक्स पढ़े हैं, अभी हमने पढ़ा इंटेंशन शेयर्ड, इंटेंशन एक्सक्लूसिव, शेयर्ड इंटेंशन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव लॉक। यहाँ पर भी सेम तरीके से हम वही उन चीज़ों को लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी बताएंगे इसकी। इंटेंशन शेयर्ड के साथ इंटेंशन शेयर्ड लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। लोअर लेवल पर लग रहा है, इंटेंशन शेयर्ड के साथ इंटेंशन एक्सक्लूसिव लगा सकते हैं, जी हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीड है और यहाँ पर ये हमारा राइट प्रोहिबिटेड करता है, लेकिन लोअर लेवल पर चीज़ें काम कर रही है तो हम लगा सकते हैं। तो इंटेंशन शेयर्ड के साथ हम लगा सारे लॉक्स को लगा सकते हैं एक्सक्लूडिंग योर एक्सक्लूसिव लॉक। एक्सक्लूसिव लॉक तो हम किसी में लगा ही नहीं सकते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक के साथ मतलब अगर कहीं एक्सक्लूसिव लॉक आ रहा है तो हम किसी और लॉक के साथ उसे यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। सिंगल एक्सक्लूसिव लॉक किसी के साथ यूज़ हो सकता है। तो आपको कंपैटिबिलिटी देखनी है और उस हिसाब से एक मैट्रिक्स बना के आ जानी है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इसे बनाने से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज योर प्रोटोकॉल रूल्स। अब रूल्स क्या क्या है हमारे पास? लॉकिंग स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो लॉकिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? टॉप टू बॉटम। अगर हमें कोई किसी चीज़ को लॉक करना है तो पहले हमें उसके पेरेंट्स को लॉक करना पड़ेगा, आफ्टर दैट उसके जो चिल्ड्रन है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें अनलॉक करना है, अनलॉक करने के लिए हम नीचे से ऊपर तक लॉक करते चलेंगे। मान लो अगर हमें ये डेटा था, हमें लॉक करना है तो पहले हम यहाँ पर लॉक लगाएंगे, फिर अंदर अंदर लॉक लगाते चलेंगे। लेकिन अभी अगर हमें यही लॉक रिलीज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले लॉक को रिलीज करेंगे, फिर इसे रिलीज करेंगे, फिर इसे रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से हम इन लॉक्स को रिलीज करते चलेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? रीड ऑल रिकॉर्ड इन द फाइल। तो ट्रांजेक्शन 1 को क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स को रीड करना है। तो लॉक्स क्या क्या चाहिए? डेटाबेस में हमने लॉक लगाया, IS लॉक मतलब इंटेंशन शेयर्ड लॉक लगा दिया कि सारे इसके जो लोअर लेवल है उन पर लॉक लगा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है एरिया लॉक। एरिया लॉक में हमने फिर से इंटेंशन लॉक लगाया और उसके बाद हमने फाइल पर लगा दिया शेयर्ड लॉक, क्योंकि हमें करना था रीड, हमें कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, तो हम लगा देंगे यहाँ पर शेयर्ड लॉक। अगर हमें राइट करना था तो हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉक लगाते, एक्स का सिंबल लगाते। सो नाउ व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि कंकरेंसी जो है वो हमारी बहुत इंप्रूव हो जाती है। रिड्यूस नंबर ऑफ लॉक्स, नंबर ऑफ लॉक्स जो हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। सपोर्ट करता है कोर और फाइन ग्रेन्ड लॉक्स को। लेस ओवरहेड ऑफ लार्ज ट्रांजेक्शन। तो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स की ओवरहेड प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। मतलब अगर दो ट्रांजेक्शन आपस में क्रैश करने वाली हैं तो वो चीज़ अवॉइड हो जाती है। फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होती हैं, डेडलॉक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि एक हिरारिकल तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बहुत बड़ा हमारे पास डेटा है और उसमें लॉक लगाना, अलग-अलग तरीके के लॉक लगाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इट इज़ नॉट आइडियल फॉर स्मॉल ट्रांज़ैक्शन अलोन। छोटी-सी ट्रांज़ैक्शंस के लिए तो बिल्कुल ही आइडियल नहीं है, क्योंकि लेवल वाइज़ यहाँ पर काम हो रहा होता है हमारा। नेक्स्ट इज़ योर मल्टी वर्जन स्कीमा। मल्टी वर्जन स्कीमा क्या है? कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है डेटाबेसेस पर, जहाँ पर हमारे मल्टीपल वर्जन्स बनते हैं एक ही ट्रांज़ैक्शन के, ताकि हमारी जो रीड और राइटिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम ना पाए। तो इसका बेसिक फंडा क्या है? मान लो हमने एक ट्रांज़ैक्शन के बना लिए मल्टीपल वर्जन्स, एक ट्रांज़ैक्शन के मल्टीपल वर्जन्स हमने बना लिए, तो अगर दूसरी ट्रांज़ैक्शन आएगी, दूसरी ट्रांज़ैक्शन आई, उसे मान लो एक ट्रांज़ैक्शन T1 है और वो T1 ट्रांज़ैक्शन क्या कर रही है? रीड कर रही है डेटा को। लेकिन दूसरी जो ट्रांज़ैक्शन आई T2, उसे करना है उस चीज़ को राइट, उस सेम ट्रांज़ैक्शन में राइट करना है। लेकिन जो T1 है वो तो रीड कर रही है भाई, अब उसे तो सेम डेटा रीड करना है। अगर उसमें अपडेट कर देंगे तो उसे तो गलत डेटा रीड हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लॉक भी नहीं लगाना, मतलब साइमल्टेनियसली हमें काम करते रहना है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ का एक नया डेटा बन जाएगा, उस चीज़ की मल्टीपल कॉपी बन जाएगी, उस मल्टीपल कॉपी में हम अपडेट कर पाएंगे और जो चीज़ हमारी अपडेट हुई होगी वो एक नया वर्जन बन जाएगा।
जाएगा उसी सेम डेटा का या फिर उस सेम स्कीमा का। सो दिस इज नोन एज योर मल्टी वर्जन स्कीमा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मल्टी वर्जन स्कीमा। तो अब इसका की आइडियाज क्या है कि एवरी राइट क्रिएट्स अ न्यू वर्जन ऑफ द डेटा आइटम्स। हर एक राइट हमारा नया वर्जन बनाता है। जैसे हमने, अगर हमारे पास एक इनिशियल डेटा ए है, हमने उसमें कुछ चीज़ ऐड कर दी, तो मतलब अब वो ए हमारा चेंज होकर कुछ और डेटा बन गया, तो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया वर्जन बन गया। तो every write creates a new version of the data items. Each version is associated with timestamp. हर एक वर्जन हमारा एक टाइम स्टैम्प के साथ एसोसिएटेड होता है। रीड ऑपरेशन नेवर ब्लॉक राइट ऑपरेशंस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कोई भी ऑपरेशन ब्लॉक नहीं हो रहा, ना ही रीड ऑपरेशन ब्लॉक हो रहा है, ना ही राइट ऑपरेशन ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ की मल्टीपल कॉपीज बन चुकी हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, हमें कुछ वेट एंड बाउंड की कोई कंडीशन ही नहीं आ रही, हमें कुछ वेट ही नहीं करना पड़ रहा, अलग कॉपीज बन रही है, हमारा काम आसानी से हो पा रहा है। सो हाउ इट वर्क्स, अब कैसे ये काम करता है। तो ईच ट्रांजेक्शन गेट अ टाइम स्टैम्प व्हेन इट स्टार्ट्स। तो हर एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प मिलता है जैसे ही वो स्टार्ट करता है। मल्टी वर्जन ऑफ ईच डेटा आइटम्स आर स्टोर्ड। मल्टी वर्जन जो होते हैं उस आइटम्स के, वो स्टोर होते हो जाते हैं। हर एक वर्जन को अपना अलग राइट टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प मिलता है। तो ये कैसे काम करता है, ट्रांजेक्शन्स रीड द वर्जन्स विद लार्जर टाइम स्टैम्प। तो ट्रांजैक्शन जो है वो बड़े टाइम स्टैम्प, जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा हुआ उस बेसिस पर काम करते हैं। जो टाइम स्टैम्प का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसी बेसिस पर यहाँ पर चलता है। तो रीडिंग प्रोसेस हमारा बिल्कुल वैसे ही चलता है। राइटिंग प्रोसेस कैसे चलता है, तो रीडिंग प्रोसेस कैसे चलेगा, अगर एक डेटा हमारे पास है तो वहाँ पर टाइम स्टैम्प चेक होगा, जिसका टाइम स्टैम्प ज़्यादा होगा उस बेसिस पर वो रीड कर लेगा। राइट कैसे होगा, यहाँ पर राइट करने के लिए एक नया वर्जन बनेगा और उसे एक टाइम स्टैम्प असाइन होगा। तो ट्रांजेक्शन्स क्रिएट अ न्यू वर्जन विद इट्स टाइम स्टैम्प। तो ट्रांजेक्शन एक नया वर्जन बना लेगा अपने टाइम स्टैम्प के साथ। अगर कोई रीड नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ब्लॉक हो जाएगा, तो ताकि हमारी कंकरेंसी जो है वो हाई रहे। ओल्ड वर्जन्स आर रिमूव्ड लेटर यूजिंग गार्बेज कलेक्शन। तो जितने भी हमारे पुराने वर्जन्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे नए वर्जन्स आ रहे हैं। स्टोरेज हमारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। स्टोरेज, अगर हम पुराना डेटा भी रखेंगे, नए नए वर्जन्स को बनाते रहेंगे, तो हमारी स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा जितना भी पुराना डेटा है वो क्या हो जाता है, हमारा डिलीट हो जाता है, मतलब गार्बेज कलेक्टर में चला जाता है। पुराना डेटा सारा का सारा रिमूव हो जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कंकरेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कोई भी रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रीडर्स आर नेवर ब्लॉक बाय द राइटर्स। रीडर्स कभी भी ब्लॉक नहीं होते हैं राइटर्स की वजह से, वरना तो जनरली अभी तक जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमेशा राइटर्स ब्लॉक हो जाते हैं रीडर्स की वजह से। अगर कोई राइट कर रहा होता है तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसे रीड नहीं कर पाता, लॉक की हेल्प से या फिर किसी भी रीजंस की वजह से, लॉक की वजह से, टाइम स्टैम्प की वजह से, वैलिडेशन की वजह से, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सो इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग रनिंग रीड ट्रांजेक्शन। तो बहुत ज़्यादा सुटेबल है अगर कोई लॉन्ग रनिंग रीड ट्रांजेक्शन है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि स्टोरेज ओवरहेड इंक्रीज हो जाती है और इट रिक्वायर्स गार्बेज कलेक्शन ऑफ ओल्ड वर्जन। ओल्ड पुराने वर्जन्स का गार्बेज कलेक्शन इससे चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है। एग्जाम्पल क्या है, हमारा ऑनलाइन कार्ड सिस्टम। तो ऑनलाइन कार्ड सिस्टम का एक सिनारियो हम लेते हैं कि हमारे पास दो यूज़र्स हैं। पहला यूज़र क्या कर रहा है, उस सिस्टम को देख रहा है कि अवेलेबल स्टॉक हमारे पास है। मान लो हमारे को दिया हुआ है कि 5 हमारे पास स्टॉक बचे हुए हैं। तो उसी टाइम पर यूज़र 1 आता है, उसी टाइम पर यूज़र 2 आता है। तो यूज़र 1 देख रहा है कि 5 स्टॉक है, यूज़र 2 ने भी देखा 5 स्टॉक है। यूज़र 2 ने उसे खरीद लिया, यूज़र 1 ने अभी तक खरीदा नहीं, लेकिन यूज़र 1 को वही 5 ही दिखेगा। सो व्हेन T1 बिगिंस इट रीड्स द करंट स्टॉक वर्जन। तो T1 आया, T1 ने करंट स्टॉक वर्जन देखा, T2 ने उसे परचेज कर लिया, अपडेट हो गई हमारी जो स्टॉक है वो हमारा अपडेट हो गया, मतलब एक नया वर्जन उसका बन गया। लेकिन हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि राइटिंग की वजह से हमारा रीडिंग डिस्टर्ब नहीं होता है, राइटिंग में हमारा एक नया वर्जन बन गया। तो अगर T1 के बाद कोई और यूज़र आएगा तो उसे अपडेटेड वर्जन दिखेगा, लेकिन T1 को वही पुराना वर्जन दिखेगा जो उसने देखा था। तो यहाँ पर कोई हमारी इंटरप्शन नहीं होगी। नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सिटी कोर्स रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी कोर्स रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दोनों को एनरोल करना है। स्टूडेंट ए ने भी देखा उसी टाइम पर, स्टूडेंट बी ने भी देखा, और स्टूडेंट ए ने देखा कि इतनी सीट्स थी, स्टूडेंट बी ने भी उतनी सीट्स देखी, स्टूडेंट बी ने हमारा रजिस्टर कर दिया, लेकिन ए ने अभी तक रजिस्टर नहीं करा, ये अभी उसे रीड ही कर रहा है। लेकिन T1 को वही डेटा दिखेगा T2 के एनरोल होने के बाद भी।
उसके बाद वो डेटा अपडेट होगा। मतलब अगर कोई और वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं एनरोलमेंट के लिए तो बाद में उन्हें अपडेटेड डेटा दिखेगा, लेकिन T1 को वही पुराना डेटा दिखेगा ताकि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल वर्जन स्कीमा और मल्टी वर्जन स्कीमा? सिंगल वर्जन और मल्टी वर्जन स्कीमास में क्या डिफरेंस है? सिंगल वर्जन स्कीमा हमारा वन वर्जन होता है डेटा आइटम्स का, लेकिन मल्टी वर्जन हमारा मल्टीपल वर्जन होता है। इट राइट ओवरराइड्स ओल्ड वैल्यूज, तो ये क्या करता है, हमारी पुरानी वैल्यूज को ओवरराइड कर देता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक नया वर्जन बन जाता है। रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट हमारी सिंगल वर्जन में ज़्यादातर चांसेस होती है, लेकिन रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अवॉइड हो जाती है, क्योंकि राइट के लिए हमारा बिल्कुल नया सिनेरियो बन पा रहा है। ट्रांजेक्शन्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्लॉकिंग नहीं होती है। कंकरेंसी इसकी बहुत कम होती है, इसकी ज़्यादा कंकरेंसी होती है। लेस स्टोरेज नीडेड, यहाँ पर स्टोरेज हमें कम चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स, तो रिकवरी विद कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू द कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर फेलियर। रिकवरी से ही हमें पता चल रहा है कि अगर कोई फेलियर हो गया तो हम उसे वापस उसकी पुरानी जगह पर पहुंचा दें, तो उसे ही हम बोलते हैं रिकवरी। तो रिकवरी का मतलब क्या है? अगर कोई भी हमारा फेलियर आ गया डेटाबेस में तो हम उसे उसकी कंसिस्टेंट स्टेट पर पहुंचा दें, वापस पुरानी वाली स्टेट पर पहुंचा दें जब हमारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन चल रही हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इमीडिएट अपडेट टेक्निक का। इमीडिएट अपडेट टेक्निक क्या है? दिस टेक्निक अलाउज अ ट्रांजेक्शन टू अपडेट द डेटाबेस बिफोर इट कमिट। तो ये टेक्निक क्या करती है? ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करती है कि वो अपने डेटाबेस को अपडेट कर पाए कमिट होने से पहले। अगर फेलियर आ जाता है तो यहाँ पर जो लॉग फाइल है वो रिकवर कर पाए। तो लॉग फाइल क्या कर रही थी? हमारा लॉग फाइल में जितना भी हमारा डेटा था वो सारा का सारा स्टोर होता था। तो लॉग फाइल का काम क्या होता था? हमने पूरा अच्छे से लॉग फाइल के बारे में पढ़ा था प्रीवियस यूनिट में कि लॉग फाइल्स क्या करती है, हमारे प्रीवियस जो डेटा होता है उन सबको स्टोर करके रखती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अगर कोई फेलियर हो भी गया तो लॉग फाइल में कमिट होने से पहले जितना भी हमने डेटा है वो सारा का सारा उसके अंदर स्टोर होता है। तो इसकी हेल्प से हम उसकी इनिशियल स्टेट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। तो इसका की पॉइंट्स क्या है कि डेटाबेस इज अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर अ राइट। डेटाबेस जो है वो हमारा अपडेट हो जाता है इमीडिएटली लिखने के बाद। चेंजेस जो है हमारे लॉग में वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। कमिटेड ट्रांजेक्शन जो है वो रीडू हो जाती है, और अगर कोई अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है तो वो अंडू हो जाती है। एग्जाम्पल, T1 ने लिखा हमारा 50, तो डेटाबेस हमारा अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पर हो गया सिस्टम क्रैश। तो डेटा रिकवरी क्या होगी? लेकिन अभी वो जो डेटा था इसने 50 करा, वो अभी उसने कमिट नहीं करा, तो जब डेटा हमारा रिकवर होगा तो उस ट्रांजेक्शन को कर देगा अंडू। नेक्स्ट इज योर लॉग बेस्ड रिकवरी। लॉग बेस्ड रिकवरी क्या है? हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिस्टम हमारे लॉग फाइल्स के रिकॉर्ड को रखता है। लॉग फाइल का रिकॉर्ड क्या है? हमारे जितने भी हमारी प्रीवियस, लॉग का मतलब क्या होता है? जितनी भी हमारी प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर हैं। तो ये क्या करता है? हमारी रिकवर करता है उन सारी स्टेट्स को। अगर कोई भी फेलियर आ जाता है तो इट इज़ अ रिकवरी टेक्निक इन विच द सिस्टम कीप्स अ लॉग फाइल that records all transaction actions, so the data can be restored to a consistent state, ताकि हमारा डेटा जो है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट पर पहुंच पाए अगर कोई फेलियर आ जाए। तो स्टेप्स क्या है हमारी लॉग रिकवरी में? पहला स्टेप हमारा आता है राइट लॉग रिकॉर्ड। पहले हमें लॉग रिकॉर्ड पढ़ना है। तो फॉर एवरी अपडेट अ लॉग एंट्री इज रिटन। हर एक अपडेट के लिए लॉग एंट्री लिखी जाती है। मतलब अगर छोटा सा भी हमने अपडेट करा है तो उसके लिए एक नया लॉग हमारा बनता है। नया लॉग बनता है, वो पूरा उस डेटा को स्टोर करके रखता है। तो लॉग को बताने के लिए हम क्या करेंगे? पहले अपनी ट्रांजेक्शन देखेंगे, हम बताएंगे कि ये ट्रांजेक्शन है। उसके बाद उस अकाउंट का नाम देंगे, कौन से अकाउंट, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो कौन से अकाउंट से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी पुरानी वैल्यू क्या थी और नई वैल्यू क्या थी। आफ्टर दैट राइट अहेड लॉगिंग। तो ये क्या होता है? हमारा लॉग रिकॉर्ड इज रिटर्न टू डिस्क बिफोर एक्चुअल डेटाबेस अपडेट। मैंने आपको बताया, तो लॉग के रिकॉर्ड जो होते हैं, डेटा हमारा अपडेट होने से पहले लॉग की फॉर्म में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो पहले से वहाँ पर जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो लॉग में यहाँ पर पहले से हमारे पास स्टोर हो जाते हैं। अब कोई क्रैश अगर हुआ तो मतलब हमने यहाँ पर चीज़ों को अपडेट करा, वो जो चीज़ें अपडेट होनी थी, अपडेट होने से पहले वो हमारी पहले लॉग में मतलब एक लॉग बन गया और एक डेटाबेस में वो स्टोर हो गई है। मतलब एक कहीं ना कहीं किसी डिस्क में वो पहुंच गई है। हमारी जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो चुकी है। अब क्रैश हो जाता है, तो
क्रैश हुआ तो मतलब पूरा सिस्टम फेल हो गया, हमारी पूरी ट्रांजैक्शन रुक गई है। तो अभी क्या करना है, हमें रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग को स्कैन करेंगे। तो लॉग को स्कैन करेंगे, लॉग को स्कैन करने के बाद हम चेक करेंगे। अब लॉग स्कैन हुआ, लॉग स्कैन से पता चला जो डेटा था हमारा वो कमिटेड था। तो अगर डेटा हमारा कमिटेड था तो वो रीडू हो जाएगा, सारे चेंजेस हमारे अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर डेटा हमारा अनकमिटेड था तो सारे जो चेंजेस हैं वो हमारे अंडू हो जाएंगे। एग्जाम्पल हमने लिया, एक लॉग फाइल हमारे पास थी। लॉग फाइल में क्या था, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, हमने बोला ट्रांजेक्शन 1 अकाउंट ए से हमने लिया, पहले 100 रुपए थे, बाद में 150 रुपए हो गए, ट्रांजेक्शन 2 अब हमारी स्टार्ट हो गई। अब ट्रांजेक्शन 2 में हमने अकाउंट बी लिया, अकाउंट बी में पहले 200 रुपए थे, बाद में 250 रुपए आए, T1 भी हमने कमिट कर दी। कमिट करने के बाद हो गया सिस्टम क्रैश। तो T1 अब हमारा कमिट हुआ, तो रिकवरी प्रोसेस क्या है, T1 हमारा कमिटेड था तो रीडू हो जाएगा। T2 अगर हमारा T2 हमारा अनकमिटेड है, क्योंकि हमने देखा भाई T1 तो कमिट हो गया लेकिन T2 कहीं कमिट ही नहीं हुआ। T2 कमिट नहीं हुआ तो T2 में जितने भी चेंजेस हुए वो सारे हमारे हो जाएंगे अंडू, मतलब T2 का कोई चेंज होगा ही नहीं। T2 का इनिशियल बैलेंस अगर 200 था तो वो 200 ही रहेगा। तो फाइनल डेटाबेस की स्टेट क्या होगी, जो भी हमारा ए में चेंज हुआ था, ए में हमने 100 से 150 करे थे तो ये डेटा हमारा कमिटेड था। तो सिस्टम क्रैश के बाद ए में तो चेंजेस आ जाएंगे लेकिन बी हमारा ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच जाएगा। तो चेक पॉइंट्स क्या होता है, हमारा चेक पॉइंट्स बेसिकली हमारा एक बुकमार्क है। तो ये हमें बताता है अगर कोई सिस्टम क्रैश हो गया, मान लो अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और हमने एक बुक पढ़ी और हमने पेज नंबर याद भी कर लिया, तो अगले दिन हमें वो याद रहने नहीं वाला भाई कौन सा पेज नंबर पे हमने छोड़ा था। तो हम क्या करते हैं, बुकमार्क लगा देते हैं। बुकमार्क की हेल्प से हमें पता चल जाता है इस पेज पे हमने छोड़ी थी कल रीडिंग अपनी, नेक्स्ट पेज से हमें रीड करना है। तो वही चेक पॉइंट्स का काम होता है। अगर सिस्टम हमारा फेल हो जाता है तो हमें ये रीसेंट जितनी भी हमारे रीसेंट लॉग होते हैं उन्हें स्कैन करने में हेल्प करता है, पुराने लॉग्स को रिमूव करता है। मतलब अभी कोई सिस्टम अगर हमारे पास से कितना बड़ा डेटा है और हमारा ये प्रोसेसिंग यहाँ से यहाँ तक चल रही है, मतलब जो लॉग्स है हमारे हर एक स्टेट को रखते हैं, मतलब हमारी हर चीज़ के लॉग बनते रहते हैं, तो बहुत सारे लॉग इसमें बने हुए हैं। तो सिस्टम हमारा क्रैश हो गया, अभी हम यहाँ पर काम कर रहे थे तो सिस्टम हमारा यहाँ पर एकदम क्रैश हो गया। तो चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, हमें जो स्कैनिंग होगी लॉग की, मतलब अगर हम देखेंगे कि कौन सा लॉग है हमारा, हमको अगर लॉग मैच करना है ताकि हम अंडू और रीडू ऑपरेशंस कर सकें, मतलब रीडू कर सके, तो ये क्या करेगा, हमारा बता देगा कि भाई हमें पीछे का डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें डेटा देखना है, जो भी चीज़ें स्कैन करनी है वो यहीं से ही करनी है। तो यहाँ पर एक बुकमार्क इसने लगा दिया कि इसके बाद से ही आपको चेक करना है, इससे पीछे आपका कोई काम नहीं है, ये पुराना डेटा है, ये हमारा हिस्टोरिक डेटा, आपको बिल्कुल नीड नहीं है इस डेटा की। सो चेक पॉइंट इज़ अ रिकवरी मैकेनिज्म इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक क्या है, हमारा एक रिकवरी मैकेनिज्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जहाँ पर वेयर सिस्टम पीरियोडिकली सेव्स द डेटाबेस स्टेट, जहाँ पर सिस्टम उसकी डेटाबेस की स्टेट को, रिकॉर्ड्स को सेव करके रखता है एंड रिकॉर्ड द लिस्ट ऑफ एक्टिव ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है हमारी लॉग में। इट हेल्प्स द सिस्टम फास्टर आफ्टर द क्रैश, तो हेल्प करता है सिस्टम को ताकि वो क्रैश ना कर पाए। सो वाई चेक पॉइंट्स आर यूज, अब चेक पॉइंट्स क्यों यूज होते हैं, लिमिट्स हाउ फार बैक द लॉग मस्ट बी स्कैन। तो ये क्या करता है, हमारा लिमिट कर देता है कि कितनी पीछे तक लॉग हमारा स्कैन होना चाहिए, मतलब एक लिमिट अप्लाई कर देता है कि इससे पीछे जाने की हमें, इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं तक ही अपने डेटा को देखना है, यहीं तक ही स्कैन मारना है। स्पीड अप रिकवरी आसान हो जाती है क्रैश के बाद। रिड्यूस द सिस्टम ओवरहेड ड्यूरिंग रिकवरी, सिस्टम का ओवरहेड कम हो जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है सिस्टम फेलियर के बाद। रिड्यूस लॉग स्कैनिंग टाइम, लॉग स्कैनिंग का टाइम कम हो जाता है। अंडू रीडो ऑपरेशंस हमारे लिमिटेड हो जाते हैं। पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। रिकवरी प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बन जाता है। तो लॉग हमारा क्रैश से पहले क्या था, मतलब लॉग हमारा स्टार्ट हुआ, ट्रांजेक्शन 1 स्टार्ट हुई, ट्रांजेक्शन 2 स्टार्ट हुई, यहाँ पर हमने चेक पॉइंट लगाया, T1 ने कमिट कर दिया और सिस्टम क्रैश हो गया। तो रिकवरी प्रोसेस क्या है, लॉग स्कैन हमारा करेगा, लॉग जो है वो हमारा स्कैन करेगा चेक पॉइंट से, क्योंकि हमने चेक पॉइंट लगा दिया था तो वो चेक पॉइंट से स्टार्ट करेगा। ट्रांजेक्शन हमारी कमिटेड थी तो डेटा हमारा जो है वो रीड हो जाएगा। ट्रांजेक्शन 2 हमारी जो थी वो अनकमिटेड थी तो वो अंडू हो जाएगा। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है, जब हमारा एक ही यूजर एक्सेस कर रहा है सिस्टम को एक टाइम पर, लेकिन मल्टी यूजर में क्या है, मल्टीपल यूजर्स हमारे साइमल्टेनियसली उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर सिंगल यूज़र में कोई भी कंकरेंसी का इश्यू नहीं होता, लेकिन मल्टी यूज़र में कंकरेंसी कंट्रोल की ज़रूरत हमें होती है। सिंगल यूज़र एनवायरनमेंट में क्या होता है दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ लॉकिंग एंड टाइम स्टैम्पिंग, तो कोई भी लॉकिंग और टाइम स्टैम्पिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही यूज़र यहाँ पर आ रहा है, एक ही ट्रांज़ैक्शन हो रही है। लेकिन मल्टी यूज़र में हमें लॉकिंग और टाइम स्टैम्पिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल रिकवरी मैकेनिज़्म है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रिकवरी मैकेनिज़्म है। हाई परफॉर्मेंस ओवर यूज़र, ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए होती है हर एक यूज़र के बेसिस पर। परफॉर्मेंस शेयर्ड होती है अमंग्स यूज़र, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो हमारी शेयर्ड हो जाती है। एग्ज़ाम्पल पर्सनल डेटाबेस स्टैंडअलोन सिस्टम, तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, पर्सनल डेटाबेस में कोई इसे यूज़ कर रहा है। मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम्पल क्या है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, एयरलाइन रिज़र्वेशन सिस्टम हो गया। So now next we have is a case study on the Oracle database। तो Oracle की केस स्टडी हमारे पास सिलेबस में थी। तो Oracle डेटाबेस हमारा बहुत ही ज़्यादा वाइडली मल्टी यूज़र डेटाबेस सिस्टम है, जो कि किसी लिए डिज़ाइन करा गया है ताकि थाउजेंड्स ऑफ यूज़र डेटा को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर पाएँ, मतलब बहुत सारे यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ। तो इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्पफुल होता है, आइसोलेशन बनाने में हाई परफॉर्मेंस रखता है, और ओरेकल की इम्प्लीमेंटेशन एडवांस हो जाती है। सो कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स यूज्ड इन ओरेकल, कौन कौन सी कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक हमारी यूज्ड होती हैं। पहली कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक जो यूज होती है वो है हमारी मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। तो मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल क्या है कि और ओरेकल जो है वो स्टोर करता है मल्टीपल वर्जन्स ऑफ डेटा, मतलब अलग अलग वर्जन्स हमारे डेटा के स्टोर होते हैं। मल्टी वर्जन अभी हमने पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, डिटेल में पढ़ा था। तो वही सेम चीज़ है कि रीडर एक्सेस करता है ओल्डर कमिटेड वर्जन्स को, और राइटर हमारा जो अगर कुछ किसी नया ट्रांजैक्शन है उसे राइट करना है उस डेटा को, तो वो अपना एक नया वर्जन बना देगा। रीडर जो है वो ब्लॉक नहीं करता राइटर को, और राइटर जो है वो रीडर को ब्लॉक नहीं करता, तो आपस में कोई किसी को ब्लॉक नहीं करता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज योर अंडू सेगमेंटेशन या फिर रोल बैक सेगमेंटेशन। अंडू सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, ओल्डर वर्जन ऑफ डेटा स्टोर इन अंडू सेगमेंटेशन, तो पुराने वर्जन जो है वो हमारे अंडू सेगमेंटेशन में स्टोर हो जाते हैं, जो कि हमारा यूज होता है तो ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। रोल बैक अनकमिटेड ट्रांजेक्शन्स को हम रोल बैक कर पाए, इजीली हम उसकी ओरिजिनल स्टेट पर पहुंच पाए। फ्लैशबैक्स क्वेरीज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज योर लॉकिंग मैकेनिज्म। अब लॉकिंग मैकेनिज्म क्या है हमारा, ओरेकल यूज करता है लो लेवल लॉकिंग को, नॉट टेबल लेवल बाय डिफॉल्ट। तो ये लो लेवल लॉकिंग को डिफॉल्ट यूज करता है, ना कि टेबल लॉकिंग को। तो लॉक्स जो है वो हमारे ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाते हैं। तो लॉकिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा लो लेवल लॉकिंग टेक्निक यूज होती है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉक हमारे लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो जाते हैं कमिट होने के बाद, या फिर अगर अनकमिटेड डेटा होता है तो वो रोल बैक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रिवेंट होती है, लॉस्ट अपडेट प्रिवेंट होती है बिटवीन द राइटर्स। तो मतलब यहाँ पर राइट ओवर राइट की प्रॉब्लम जो होती है, हमारे डेटा ओवर राइट हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती है। नेक्स्ट इज योर रीड कंसिस्टेंसी। रीड कंसिस्टेंसी में क्या होता है, हमारा हर क्वेरी एक कंसिस्टेंट स्नैपशॉट देखती है। So each query sees a consistent snapshot of a database. Even if data changes during execution, the query sees data as it existed at query state. तो मतलब अगर डेटा हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज भी हो गया तो क्वेरी हमारा सेम डेटा देखती है, मतलब रीड की कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जो पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट का, कि मतलब दो यूज़र थे, दोनों के दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, सेम टाइम पर आते हैं, उन्हें एक प्रोडक्ट दिखता है और उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी स्टॉक उन्हें दिखता है 5, लेकिन उसी टाइम पर जो T2 है वो उसे खरीद लेता है, लेकिन T1 उसी टाइम पर उसे रीड कर रहा होता है, उसका रीडिंग प्रोसेस ही चल रहा होता है। अभी वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे वो ड्रेस खरीदनी है या फिर नहीं खरीदनी है, लेकिन उसने जो स्टॉक रीड करा था उस टाइम 5 था, तो उस यूजर को वो 5 ही स्टॉक दिखेगा। सो दिस इज रीड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज योर सीरियलाइजेबिलिटी एंड रीड कमिटेड। सीरियलाइजेबिलिटी एंड रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल का मतलब क्या होता है कि रीड हमारा बाय डिफॉल्ट कमिट हो जाता है, हमें एक्सप्लिसिटली कमिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इंश्योर रीड कमिट इज ऑलवेज कमिटेड। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या इंश्योर करता है कि जो डेटा हमारा रीड में होता है वो हमेशा कमिटेड होता है। तो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पूरी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी आइसोलेटेड है, मतलब इसका जो डेटा है किसी थर्ड पर्सन या फिर मतलब इसका जो फिजिकल डेटा है वो किसी को विजिबल नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी है प्रॉपर।
इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं ओरेकल के जो भी अभी हमने ओरेकल स्टडी करी है इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं कि हमारा थॉरापुट है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत हाई थॉरापुट हमारा आता है। मिनिमल लोकल ओवरहेड है, कोई भी डर्टी रीड्स नहीं है, एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, बहुत अच्छा सपोर्ट होता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस का। बेटर यूज़र ऑपरेशंस फॉर ओएलटीपी सिस्टम। अब इसकी कंक्लूजन क्या है कि ओरेकल कंकरेंसी जो कंट्रोल है वो मेनली बेस्ड होता है मल्टी वर्जन्स, जो अभी हमने मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ी है। रो लेवल लॉकिंग एंड अंडू सेगमेंटेशन इंश्योर हाई कंकरेंसी, जो हमने अभी रो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ी वो उस उनकी हेल्प से हमारी कंकरेंसी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी रहती है, डेटा की कंसिस्टेंसी बनी रहती है, डेटा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल। ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, एक ऐसा कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है जहां पर हम यूज करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ का, मतलब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को नोड्स और एजेस की हेल्प से मेंटेन करते हैं और यहाँ पर हम डेडलॉक वाली प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं। तो इसका की आइडिया क्या है, द डेटा आइटम्स आर सेपरेटेड एट नोड्स इन द डायरेक्टेड ग्राफ। जो भी हमारे डेटा आइटम्स हैं वो नोड्स की हेल्प से सेपरेट होते हैं। एजेस की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा लॉक हमने यहाँ पर लगा रखा है। ट्रांजेक्शन मस्ट फॉलो अ ग्राफ ऑर्डर वाइल एक्वायरिंग लॉक। तो ट्रांजेक्शन ग्राफ का ऑर्डर फॉलो करें, जो भी हमने पीछे एक लॉकिंग ऑर्डर पढ़ा था, मतलब जो पेरेंट नोड है पहले उस पे लॉक लगेगा, आफ्टर दैट चिल्ड्रंस पर लॉक लगेगा, लेकिन लॉक को रिलीज करना है तो पहले हम चिल्ड्रंस का लॉक रिलीज करेंगे, आफ्टर दैट पेरेंट्स का लॉक रिलीज होगा। तो इसकी वर्किंग क्या है, एक डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ हम क्रिएट करते हैं डेटा आइटम्स का। तो ट्रांजेक्शन कैन लॉक अ डेटा आइटम ओनली इफ इट कंकरेंटली होल्ड लॉक ऑन इट्स पेरेंट्स नोड। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, तो ट्रांजेक्शन जो है वो तभी लॉक लगा सकते हैं नीचे वाले आइटम्स के पास अगर उसके पेरेंट पर लॉक लगा होगा, अगर उसके पेरेंट पर लॉक लगा होगा तो हम चिल्ड्रंस पर लॉक लगा सकते हैं। लॉक हम तब रिलीज कर सकते हैं जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए। सिंस द ग्राफ हैज नो साइकिल्स तो डेडलॉक आर अवॉइडेड। तो हमें पता है कि ग्राफ में कोई साइकिल्स होते ही नहीं है, तो मतलब डेडलॉक तो पूरी तरीके से अवॉइड हो गए। तो ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल का क्या, मत सीधा सीधा इंटेंशन या फिर पर्पस है कि ताकि हमारे डेडलॉक्स ना बने। तो मेन ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल कौन सी है हमारी, ट्री प्रोटोकॉल है। तो ट्री प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, डेटा आइटम्स को अरेंज करते हैं ट्री स्ट्रक्चर में। तो डेटा आइटम्स को हमने ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज करा, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले एक नोड पे लॉक लगा दिया। अब लॉक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अगर एक नोड पे लॉक लगा दिया तो हम उसके चिल्ड्रंस पर भी लॉक लगा सकते हैं और उन्हें किसी भी टाइम अनलॉक कर सकते हैं। सो वंस इट इज अनलॉक इट कैन नॉट बी लॉक्ड अगेन। तो एक बार अगर वो अनलॉक हो गई तो दोबारा हम उसे अनलॉक नहीं कर सकते। सो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि डेडलॉक फ्री होती है, बहुत ज़्यादा कंकरेंसी होती है, टू फेज से ज़्यादा कंकरेंसी होती है, सुटेबल होती है हायरार्किकल डेटा से। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियोस लेक्चर्स। नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड है नोट्स एक्सेस करने के लिए। सो यू कैन गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द नोट्स।